हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे आप लोग की डिमांड ये रही हुई है, सर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो बेटा, जब भी क्लास जो चलता है वो जनरलाइज करके चलता है, तो उसमें इजी क्वेश्चन या मतलब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो इजीली सबको समझ में आ जाए इसलिए बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। और कोई भी टॉपिक पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन बता देने पर बच्चों को क्या होने लगता है, दिक्कत होने लगता है। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। मैं क्वेश्चन टफ़ यहाँ खड़ा कर दूँगा और आपको समस्या आने लगेगी। एक तो ऑफलाइन में चल रहा है तो इसलिए आप क्वेरी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसा ही रख रहा हूँ जो इजी भी नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इजी है, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सारी चीज़ें नहीं चल रही है, एक साथ नहीं चल रही है, इसलिए हम ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। भरसक प्रयास यही किया जा रहा है कि ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना हो। कराया भी जाएगा, ठीक है ना। आप लोग, मैं तो यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन ना आ रहे हों। और देखो, मैं एक दिन और बता रहा था कि जो कठिन क्वेश्चन दिखते हैं या बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन दिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोर्ड के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है या नॉलेज के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही बातें। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि एक उलझाऊ क्वेश्चन जो अजीब टाइप का है, जो मुझे नहीं, मतलब बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वही सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसको हम कर लेते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए दिमाग से। सारे अच्छे क्वेश्चन जो, देखो, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसी को अच्छा माना जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट की कोई सीमा नहीं है, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको मैं बताऊंगा तो हो सकता समझ में भी ना आए। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड ये टॉपिक भी कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप एकदम से 100 के करीब पहुँच जाएंगे नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आज एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने पहले पढ़ा लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लिमिट, क्या पढ़ा, लिमिट, ठीक ना। इसके बाद क्या पढ़ा आपने, 3 चीज़ आपने पढ़ा है, लिमिट, फिर आपने पढ़ा है कंटिन्यूटी, और फिर पढ़ा है आपने डिफरेंशिएबिलिटी। 3 चीज़ पढ़ा है। अभी हम चलते हैं किसी पॉइंट, किसी एक्स इक्वल टू ए पर ही चलते हैं, मतलब किसी पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट, यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसकी लिमिट आप निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि यदि x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस हो। मतलब ये हुआ, लिमिट डज नॉट इम्प्लाई दैट कंटिन्यूटी। और यदि x इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। मतलब कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई दैट डिफरेंशिएबिलिटी, ये चीज़ चलता है। मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस फंक्शन पर कंटिन्यूअस हो, और यदि कंटिन्यूअस भी हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर डिफरेंशिएबल हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और उस पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये याद रखिएगा, इस साइड से इम्प्लाई नहीं करेगा, लेकिन यदि डिफरेंशिएबिलिटी के तरफ से आप चलेंगे तो ये चीज़ एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि यदि दिया है कि y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, तो आप ये भी कंसेप्ट या ये भी कह सकते हो कि वह x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा, या ये भी कह सकते हो कि x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, या यदि x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है या
फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा, ज़रूरी नहीं है, हो भी जाता है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस हो, लेकिन कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूस भी हो जाता है, और कंटिन्यूस होता है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। क्लियर हो रही बात? अब कभी कभी लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाता है लेकिन कंटिन्यूस नहीं होता है, कंटिन्यूस तो हो जाता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कंटिन्यूस, मतलब लिमिट है तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि वो कंटिन्यूस भी है, ज़रूरी नहीं है, मतलब डज नॉट इम्प्लाइज करेगा। कंटिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस हो गया तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएबल हो गया तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएबल दिया है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यूस भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका हम यूज़ करेंगे कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B so that the function f(x) is equal to x square 3x plus a if x is less than or equal to 1 and bx plus 3 if x is greater than equal to 1 is differentiable at each x belongs to R। अब यहाँ दिया है कि रियल नंबर की किसी भी, मतलब x यदि रियल नंबर का कोई भी पॉइंट है तो उस सारे x पर ये डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये हुआ कि आप कहोगे कि 2 पर होगा तो 2 पर भी होगा, क्योंकि 2 रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर लोगे हर जगह ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया है और तब कह रहा है कि a और b की क्या वैल्यू होगी। क्लियर? तो अब क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में क्या कर रहा है, ये तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। तो जिस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में फंक्शन अपना क्या होता है, नेचर चेंज करता है, उसी पर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, फार्मूला लिमिट s टेंस टू 0 f(1 - h माइनस f(1) डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। यही होता है। c पे क्या होता है, fc माइनस h माइनस fc बाई माइनस h, तो 1 माइनस h। अब देखो 1 माइनस h की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। क्यों? क्योंकि 1 से छोटे के लिए फंक्शन है और ये 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h रख देंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a। और 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 पे भी वही वाला फंक्शन है तो इसमें ही रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस h। तो इसको मिटा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो समझ गए होंगे, तो इसको हटा लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर 1 प्लस s स्क्वायर माइनस 2h 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3h प्लस a, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस a डिवाइडेड बाई माइनस h। तो हो जाएगा यहाँ लिमिट s टेंस टू 0 1 और 3 कितना होगा 4 और प्लस ऑफ h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h कितना होगा माइनस 5h प्लस है माइनस 4 माइनस 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 4
माइनस है तो -4 माइनस है, और नीचे हो जाएगा -h, कट जाएगा दिस और दिस। तो कितना आ गया, ये 2 टर्म बचा, यहाँ से h कॉमन कर लो, h -5 और नीचे -h, कट जाएगा, h की वैल्यू 0 रख लो, कितना होगा 0 -5/-1, एच से एच कैंसिल है, -1 तो बचेगा ना, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -5/-1 = 5। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आ गया, -5 आ गया। चलो ठीक है, -5 आ गया। ये बातें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा फार्मूला, f1 + h -f1/h। वन प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर क्या रख देंगे 1 + h, तो b 1 + h + 3, ये हो गया। और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, तो b × 1b + 3 / h, कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो b + bh + 3 -b -3/h, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, h में से डिवाइड कर दोगे तो b बचेगा, और h लिमिट h में है और यहाँ तो केवल b बच गया, तो क्या हो जाएगा, बताया गया है ना कि यदि आप ये सॉल्व कर रहे हो और यहाँ एस एच कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट b आ गया, तो तुम्हें तो h इन्वॉल्व नहीं है, जब h इन्वॉल्व नहीं है तो लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये वैल्यू आ जाएगी b। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, b आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सारे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है तो x = 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, और x = 1 पे डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए, आगे लिखिए, ये हो गया ना, आगे लिखिए, सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट each x belongs to R, therefore f(x) is also differentiable at x = 1, therefore at x = 1 left hand derivative = right hand derivative, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 5 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू b, तो b = कितना हो जाएगा, 5 हो गया, b तो निकल के आ गया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर दिया है कि ये a और b हर रियल नंबर पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, और जब हम 1 पे डिफरेंशियबिलिटी यहाँ चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि केवल b = 5 आ रहा है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, डिफरेंशियबिलिटी क्या हो रहा है, a पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हो रही बात है। लेकिन ये कब था, जब 1 पे था तब। ये भी तो हो सकता था कि आप क्या करें, 0 पे चेक करें, समझ में आ रही बात है, 0 पर हो सकता है a पे डिपेंड करे, हो सकता है कि क्या करे, आप 2 पे चेक करें, हो सकता है 2 पर a पे डिपेंड करना शुरू हो जाए, लेकिन 1 पर ऐसा नहीं हो रहा है। 1 पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल जब किया जा रहा है तो b के वैल्यू 5 आ रहा है, सिंगल वैल्यू आ रहा है। अब a कैसे निकलेगा भाई, एक चीज़ अभी बता रहे थे आपको, b तो 5 आ गया, लेकिन एक चीज़ इससे पहले हमने ये बताया है कि यदि 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 1 पे कंटिन्यूअस भी होगा। क्या होगा, 1 पे कंटिन्यूअस भी होगा। एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि यदि ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल तो ये हर रियल नंबर पे है, मतलब ये कंटिन्यूअस भी हर रियल नंबर पे होगा। समझ में आ रही बात है। तो 1 पर जब हम डिफरेंशियबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो केवल b निकल के आ रहा है, a तो निकल के आ नहीं रहा है। जब a निकल के नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 पे कंटिन्यूटी अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 1 पे कंटिन्यूअस होगा, अभी हम बता रहे थे, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया
यदि कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। केवल यदि हम डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो केवल b की वैल्यू आ रहा है, a तो आ नहीं रहा है, तो कंटिन्यूटी अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं उससे क्या आता है। ऐसा कर सकते हैं, भले कंटिन्यूअस नहीं दिया है लेकिन चूंकि पहले से डिफरेंशिएबल दिया है तो आप उस पॉइंट पर पहले से डिफरेंशिएबल दिया है तो उस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब नहीं है कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब नहीं है कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन हाँ डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो आप लिमिट का कंटिन्यूटी और लिमिट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे कंटिन्यूटी का यूज। तो b की वैल्यू 5 आ गया, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, लिखिए सिंस f(x) is differentiable at x equal to 1, therefore f(x) is also continuous at x equal to 1। अब नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट s टेंस टू 0 क्या होगा, f(1 - h), वैल्यू निकालिए। अब देखो कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल करना पड़ेगा। तो 1 - h मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए ये क्या फंक्शन आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - h का स्क्वायर 3 1 - h प्लस a। और जब h की वैल्यू इसमें 0 रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 - 0 का स्क्वायर 1 1 - 0 1 3 × 3 प्लस a। तो ये क्या आ गया आपका a + 4 आ गया, a + 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट b की वैल्यू 5 आया है, याद रखिएगा। यहाँ पर निकालिए राइट हैंड लिमिट, कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f(1 + h), 1 + h मतलब 1 से बड़ा हो गया तो ये वाला ले लेंगे फंक्शन। और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 b(1 + h) प्लस 3। और जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो b प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब पहले से हमको पता है कि ये x = 1 पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इक्वल होगा ही। अब तुम कहोगे कि फंक्शन की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं। भाई देखो, जब कंटिन्यूअस दिया है तो किसी दो से हम काम निकल जाता है तो निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा तो हम निकालेंगे। तो यहाँ हमारा काम निकल जाएगा। देखिए सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट एट x = 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, a + 4 और राइट हैंड लिमिट आ गया b + 3, क्लियर। और a + 4 और b की वैल्यू 5 + 3, तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं कि 5 है, तो a + 4 = कितना हो गया 8। तो a की वैल्यू भी क्या आएगा, 4 आ गया। b की वैल्यू कितना आया था, 5 आया था और a की वैल्यू 4 आ गया। तो ये बात समझ में आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से देख लिए, b की वैल्यू कितनी आई थी, 5, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया हुआ है 8 नंबर दिया है, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर डी शर्मा का मैंने 2 ले लिया है और क्वेश्चन में 2 दिया है, इसलिए आंसर उसका थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं है, आप इस क्वेश्चन को करिए जहाँ पर 3 है तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू 5 आएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें आपको यूज़ करना ये सिखाया है कि इसमें यदि डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन में यदि कांस्टेंट निकालना होता है और यदि डिफरेंशिएबल केवल दिया है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, करेंगे। और कांस्टेंट नहीं आता है तो कंटिन्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं,
या लिमिट भी यूज कर सकते हैं यदि ए कांस्टेंट नहीं आता है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी यूज किया तो पहले में बी इक्वल टू केवल क्या आया 5 आया, ए आ ही नहीं रहा था। जब ए नहीं रहा था तो हम क्या कर रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी भी अप्लाई कर दिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा। और जैसे ही कंटिन्यूस अप्लाई किए, कंटिन्यूटी अप्लाइड किए, ए और बी में एक रिलेशन निकल के आ गया और बी की वैल्यू पहले से हम फाइंड कर चुके थे, तो बी की वैल्यू जैसे ही रख देंगे ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन। देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में एरर होगा तो मे बी हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कैलकुलेशन में रहा है। ये होता है 2 5 दूसरा, ठीक है ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो बन गया। कैसे हमने बताया आपको कि दोनों चीज़ यूज हो सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। कांस्टेंट निकालने वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग कहते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो 9 पे आ जाइए। और भी हम क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो टॉपिक ये था कि लिमिट डज नॉट इम्प्लाई दैट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई दैट डिफरेंशिएबिलिटी, बट डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई दैट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इम्प्लाई दैट लिमिट। ठीक है, यहाँ पर है आपका एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब। और दिया है यहाँ पर साइन पाई x बाई 2 कब x इज लेस देन 1। ये फंक्शन दिया है आपको और कह रहा है कि इस कंटिन्यूस दिखाइए कि ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक ना, देखिए सो दैट एफ एक्स इज नॉट एफ एस इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आपको ये दिखाना है कि 1 पे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आर डी शर्मा का 9 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा और मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो पहले कंटिन्यूस प्रूफ कर देते हैं इसको कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे कि एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0। प्रूफ करना है कंटिन्यूस, मतलब यहाँ तीनों चीज़ निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू दिया नहीं है। f 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, तो ये यूज़ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 2 1 माइनस एच माइनस 3 और 1 माइनस एच, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2h माइनस 3। और देखो 1 माइनस एच मतलब क्या होगा 1 माइनस एच, 1 में एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, माइनस कर देंगे तो हमेशा ये इसके बीच में लाइज करने लगेगा, 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यदि 0 और 1 के बीच में है तो हमेशा देखो 1 माइनस एच क्यों होगा कि h की वैल्यू किसके बीच में लाइज करता है 0 से 1 में, और 0 से 1 में कुछ भी माइनस करोगे 1 में तो वो भी 0 से 1 में लाइज करना शुरू हो जाएगा। और यदि कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये कुछ भी हो जाए मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल ये 0 आ जाएगा। अब चलो भाई राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन पाई 1 प्लस एच बाई 2। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा साइन मल्टीप्लाई करो पाई प्लस पाई एच, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, सॉरी ओ हो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चे, थोड़ा सा एक मिनट 1 माइनस एच मतलब क्या हुआ 1 माइनस एच का मतलब ये हुआ कि 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन दिया है तो इसमें रखेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस एच 1 से छोटा, तो ये हो जाएगा
साइन पाई 1 माइनस एच बाई 2। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन ले लेंगे, तो इसमें x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंस टू 0 साइन पाई माइनस पाई एच और 2/2। अब साइन पाई माइनस थीटा आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, कास थीटा, तो पाई h बाई 2 हो जाएगा। और जैसे ही h 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, तो कास 0 की वैल्यू कितना होगा 1। ध्यान से देखिएगा, पाई का मल्टीप्लाई किए 1 में तो पाई का मल्टीप्लाई h में तो पाई h, 2 का डिवाइड पाई में भी होगा, 2 का डिवाइड में क्या होगा पाई h में भी होगा। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो गया। थीटा की जगह ये h की वैल्यू 0 रखोगे तो फाइनल ये 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। अब आता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच पर क्या होगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, इसमें रख देंगे 2 1 प्लस एच माइनस 3 1 प्लस एच लिमिट s टेंस टू 0 और 2 प्लस 2h माइनस 3 और ये 1। देखो 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा लेकिन 2 से बड़ा नहीं। ध्यान से देखिए, 1 प्लस एच लाइज करेगा 1 से 2 के बीच में, क्योंकि h की वैल्यू जो होता है 0 से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, मतलब 0.2 समझ लो। तो 1 में 0.2 जोड़ोगे तो 1.2, तो 1 से बड़ा तो होगा लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि h 0 to 1 में लाइज करता है, और 0 to 1 में कुछ भी होगा जब 1 में जोड़ोगे तो वो 2 से आगे नहीं जाएगा, 2 से छोटा ही रहेगा। 1 से तो बड़ा आएगा लेकिन 2 से छोटा रहेगा। तो जब ये 1 लाइज कर रहा है 1 से 2 में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1 देगा। ये कितना देगा 1 देगा। अब जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मालूम है पढ़ लेगा, इतना नहीं बताने जाएंगे। यहाँ h की वैल्यू 0 रख दो तो 2 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 3 और ये तो क्या आ गया है 1 आ गया है, तो 1 और मॉड में -1 तो +1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जितना आया उतना राइट हैंड लिमिट आ गया। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करो, तो 1 पे वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा कि 2 माइनस 3 -1 मॉड में तो +1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 ही देगा, तो ये भी 1 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो गए हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। पहला ये ना दिखाना आता है कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। थोड़ी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी थोड़ी सी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। h को हमेशा क्या मानते हैं 0 से 1 के बीच में मानते हैं, और 0 से 1 में रहेगा तो 1 प्लस एच 1 से 2 में होगा, और 1 से 2 में कोई लाइज करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगा 1 से 2 के बीच से जस्ट पहले जो इंटीजर आएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगा। यदि 2 और 3 के बीच में लाइज हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जस्ट छोटा इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये हम बता चुके हैं अच्छे से। कंटिन्यूअस तो हो गया, अब हम डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करेंगे। इसके क्या करेंगे, हम डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करेंगे। तो चलिए भाई डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। अब फार्मूला होगा 1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच। अब 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, लिमिट s टेंस टू 0 इसमें रखो तो क्या हो जाएगा साइन पाई 1 माइनस एच बाई 2, ठीक है, और माइनस f1 कहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से होगा। तो 2 1 रखोगे तो 2 ही आएगा, 2 माइनस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, देखो
पाई माइनस हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई एच, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और यहाँ भी 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये -1 मॉड में तो +1, 1 इंटू 1 1 और नीचे माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो पाई एच बाई 2 -1 बाई माइनस एच। अब हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो कास थीटा का एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसी का यूज़ कर लेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई एच बाई 2 है, ध्यान से देखिएगा। तो हम यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर ठीक है, साइन स्क्वायर हो जाएगा पाई एच बाई 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ना, थीटा है तो थीटा बाई 2, तो पाई एच बाई 2 है तो पाई एच बाई 4 हो गया, -1 बाई माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा 2, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई एच बाई 4 इंटू साइन पाई एच बाई 4। 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिए, एक जगह एच ले लेंगे। अब देखो जैसे इसकी वैल्यू, ध्यान से देखिए, इसमें यदि हम पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ध्यान से देखो ये इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। अब थोड़ा यहाँ पे लिमिट का यूज़ करने वाले हैं, तगड़ा लिमिट यूज़ होने वाला है। आपको बताए थे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए थीटा बाई थीटा हो तो वैल्यू आती है ए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो पाई साइन एच, एच का मल्टी कोएफिशिएंट क्या होगा, पाई बाई 4, मतलब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, साइन ए एच बाई ए एच, इसकी वैल्यू ये लिमिट पे क्या देगा, पाई बाई 4 दे देगा इस फार्मूले से। ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए थीटा बाई थीटा की वैल्यू होता है, थीटा थीटा है तो जो थीटा का कोएफिशिएंट होगा वही आ जाएगा। तो यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 साइन पाई एच बाई 4, और ये आ जाएगा पाई बाई 4। जैसे ही एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन पाई इंटू 0 बाई 4 इंटू पाई बाई 4, ये साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो फाइनल क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखो h बराबर 0 रखोगे ना तो परेशानी क्या होगा, h बराबर यहाँ 0 रख दोगे तो 1 - 1 0 और 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे। पहले हमने क्या कर दिया था, कास थीटा के फार्मूले से इसको हमने कन्वर्ट किया, कैंसिल करने के बाद प्लस प्लस हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस था तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब क्या हमने किया कि ये स्क्वायर में है तो 2 बार लिख लिया, एच को 1 के नीचे कर लिया, यहाँ पर फार्मूला होता है साइन ए थीटा बाई थीटा की वैल्यू ए होता है, तो यहाँ ए की वैल्यू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 आ गया। ये मत लिखिएगा, ये तो फार्मूला है, ठीक ना। और ये बच गया, यहाँ पर लिमिट लगा लोगे तो इसकी वैल्यू पाई बाई 4, ये 2 रहेगा, और जब एच की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फाइनल 0 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो 0 आया। अब थोड़ा राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं क्या आता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई एच। अब कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 प्लस एच पर ये ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 प्लस एच माइनस 3 1 प्लस एच माइनस f1 पर भी यही लेना पड़ेगा, तो 2 माइनस 3 यहाँ पर रख के तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, 2 माइनस 3 रिटर्न टीचर 1 और डिवाइडेड बाई कितना होगा h।
अब ध्यान से देखिए 2 + 2h - 3 और 1 + h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 + h की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और ये कितना होगा मॉड में है तो 1 × 1 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h। देखा ना आ जाएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कितना होगा 2h - 3 मॉड 2h - 3 और -1 डिवाइडेड बाई h। अब ये बताइए कि 2h - 3 किस टाइप का नंबर होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखो h की वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए h होता है 0 to 1 में, तो 2h क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2h क्या होगा 0 से 2 में होगा, और 0 से 2 में कुछ भी माइनस करोगे तो निगेटिव में आएगा। मतलब जैसे ही मॉड हटेगा, जैसे ही मॉड हटेगा तो क्या होगा इसके निगेटिव आ गया। ध्यान से देखिए भाई, इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। h की वैल्यू किसके बीच में होता है 0 to 1 के बीच में होता है, तो 2h किसके बीच में होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2h किसके बीच में हो जाएगा 0 से 2 के बीच में होगा। इसका मतलब 2h - 3 क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, क्योंकि जो 2h की वैल्यू है 2 से छोटा है, और 2h की वैल्यू 2 से छोटा है, 2 से छोटा कुछ भी रखेंगे तो उसको यदि 3 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव न देगा। ये क्या है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कुछ भी रख लो, जैसे 1.2 - 3 कितना आ जाएगा -1.5 निगेटिव देगा। तो ये पता चल गया कि 2h - 3 तो क्या हो गया निगेटिव हो गया, और 2h - 3 निगेटिव हो गया तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या देगा ये, इसके सामने माइनस साइन लगा देंगे तो -2h - 3 -1/h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना होगा -2h + 3 -1/h कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2h + 2/h। और यहाँ पर जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो 2/0 आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। आपको शुरू में ही बताए थे कि यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई भी, नहीं बताए हैं तो ध्यान से सुनिए, या नहीं सुने हैं तो यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आ गया, लेकिन इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया इनफाइनाइट आया, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है। और याद रखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में से यदि कोई भी इनफाइनाइट दिया तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि भाई ऐसे भी आप कहोगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, देखिए तो 0 आ गया और ये तो इनफाइनाइट आएगा, तो दोनों बराबर नहीं है तो ऐसे ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और बता रहे हैं कि यदि शुरू में आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले होते और यहीं पर ये इनफाइनाइट आ जाता तो फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालते। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का ये रूल ही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। यदि किसी एक की वैल्यू इनफाइनाइट आ गया मतलब वो वैसे ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहले हम यदि राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकाले होते और यहाँ से पता चल जाता कि इसकी तो वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहीं से हम लिख दिए होते, हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो बाई चांस की बात है कि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया है और वो उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई है, मतलब 0 आ गई है, और तब हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव कि भाई कहीं ये भी तो 0 नहीं आ जा रहा है, लेकिन या कोई दूसरी वैल्यू फाइनाइट तो नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो देखा कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को यदि पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले होते और ये इनफाइनाइट होता तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालते। यहीं से हम बोल सकते थे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि कोई भी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप पहले निकाल रहे हैं, यदि वो उसकी वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इनफाइनाइट आ गया, तो एक ही से आप बोल दोगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट
फाइनाइटली, देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वाई। बस ये भी भले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब तो बाई चांस है कि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया, उसकी वैल्यू हमने 0 दिखा दिया और इसके बाद से राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और तब पता चल रहा है कि ये तो एग्जिस्ट करना नहीं रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा तो मेहनत बेकार गया। लेकिन यदि पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिए होते और ये इनफाइनाइट आ गया होता तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालते, क्योंकि यहीं से ये डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनीशन में ही आपको बताया गया होगा। यदि नहीं बताए हैं तो सुन लीजिए। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो, लेकिन फाइनाइट वैल्यू के इक्वल हो। दोनों इनफाइनाइट आ जाए तो नहीं होगा, या निकालते वक्त किसी एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव भी पता चल जाए कि वो तो इनफाइनाइट आ गया, मतलब वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो आप वहीं से बोल देंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें बहुत सी चीज़ें था, लेटेस्ट चीज़ें का भी यूज हुआ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हुए, कंटिन्यूटी भी बताया हमने और डेरिवेटिव भी बताया। और भी क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। इसमें बस हमको यही बताना था कि लिमिट डज नॉट इम्प्लाई दैट कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई दैट डिफरेंशियबिलिटी, बट डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई दैट कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाई दैट लिमिट। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी एक हमने क्वेश्चन निकाला, वो निकालने कांस्टेंट निकालने वाला। तो डिफरेंशियबिलिटी के जब क्वेश्चन आए और वो भी कांस्टेंट निकालने वाले, तो याद रखिएगा कि डिफरेंशियबिलिटी से यदि दोनों वेरिएबल नहीं निकल रहा है तो आप कंटिन्यूटी पे चले जाएंगे, ठीक ना। कंटिन्यूटी का डिफरेंशियबिलिटी से तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही, और फिर यदि कोई एक निकल के आ रहा है तो फिर डिफरेंशियबिलिटी से तो कोई ना कोई दोनों में से आएगा ही, 2 या 3 है। तो वहाँ से यदि पूरे कांस्टेंट नहीं निकलते हैं तो फिर हम कंटिन्यूटी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर अगली क्लास में आऊँगा और डिफरेंशियबिलिटी इन ए सेट लेकर आऊँगा, मतलब एक इंटरवल लेकर आऊँगा। जिससे कंटिन्यूटी इन इंटरवल थी, उसी तरह डिफरेंशियबिलिटी भी क्या होता है, एक इंटरवल में कैसे काम करता है उस पर। और जो भी क्वेश्चन होगा आपको अच्छे क्वेश्चन, जिसमें लेवल 2 में दिया हुआ है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में बता दूंगा। और कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा तो आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो, सर ये 2-4 क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए। अदरवाइज़ यदि अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ लेते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आया कि यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में से यदि कोई भी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये यहाँ नहीं निकल के आता है, ये तो शुरू का ही कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव में पहले निकाला होता और यही पता चल जाता कि इनफाइनाइट है, तो वो यहीं से हम कह देते कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम तो राइट हैंड डेरिवेटिव तब निकाले हैं जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया है। यदि मान लीजिए वो इनफाइनाइट आ गया होता तो हम फिर ये नहीं निकाले होते। तो ये पता नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों निकालते हैं। लेकिन यदि शुरुआत में ऐसा हमने डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, जो ही फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहीं से हम बोल देंगे, फिर दूसरे को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हुआ आज की क्लास। फिर मैं कल आऊँगा आपके सामने कोई अच्छी सी क्लास लेकर, अच्छे क्वेश्चंस लेकर। कल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन ए सेट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में और शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को इससे लाभ मिले। और आप लोग भी क्या करिए, आप लोग कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जिसको पढ़कर ये लग रहा है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और यही सब देखकर चीज़ें क्या होता है, आदमी मोटिवेट होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपने राय लिखो, जिससे ये पता चले कि हाँ हम कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, फ्रूटफुल है। अदरवाइज़ इस तरह से तो पता ही नहीं चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको फिर एक बार धन्यवाद कमेंट करने के लिए। थैंक यू।